नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में जहां हम अर्ली 2026 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच डिजिटल वॉरफेयर के एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचने का ऑब्जेक्टिव विश्लेषण करने वाले हैं। ये अदृश्य सरहद यानी इनविजिबल फ्रंटलाइन अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही और आज हम उन सभी रिपोर्ट्स और दावों को डिकोड करेंगे जो हाल ही में सामने आए हैं। इन हालिया रिपोर्ट्स की असल डेप्थ को समझने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सवाल उठता है। आखिर तब क्या होता है जब हैकिंग सिर्फ पासवर्ड चुराने या वेबसाइट डिफेस करने तक सीमित ना रहे? क्या स्थिति होगी जब हैकर्स का कंट्रोल रियल वर्ल्ड फिजिकल मशीन्स पर हो जाए? ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो वाकई में किसी को भी विचलित कर सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले द डिजिटल बॉर्डर वॉर, फिर ऑपरेशन ब्लैकआउट 2026, उसके बाद हैकिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर रिटेलिएशन एंड काउंटर क्लेम्स और आखिर में द फ्यूचर ऑफ साइबर कॉन्फ्लिक्ट। तो सबसे पहले नंबर 1, द डिजिटल बॉर्डर वॉर। अप्रैल के मेजर इवेंट से पहले ही साल की शुरुआत में एक बड़ा एस्केलेशन देखा गया था। जनवरी 2026 में पाकिस्तान से लिंक्ड गो फॉर स्ट्राइक ने इंडियन गवर्नमेंट एंटिटीज़ को टारगेट किया। उसी दौरान जनवरी से मार्च के बीच पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ भी लगभग 98 अलग अलग साइबर इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए। और फिर अप्रैल आते आते हैकशैन नाम के एक इंडियन ग्रुप ने पाकिस्तानी कमर्शियल डोमेन्स को निशाना बनाया। यानी APT 36 जैसे स्टेट लिंक्ड एक्टर्स और अलग-अलग एक्टिविस्ट्स लगातार एक दूसरे पर साइबर स्ट्राइक्स कर रहे थे। अब इन आंकड़ों को देखा जाए तो पता चलता है कि हिस्टोरिकली इनमें से ज्यादातर ऑपरेशंस टेक्निकली बहुत बेसिक थे। लगभग हाफ यानी 50% इंसिडेंट्स तो सिर्फ DDoS अटैक्स थे। बस सर्वर पर हैवी ट्रैफिक भेजा और वेबसाइट ऑफलाइन कर दी। 33% डिफेसमेंट्स थे, जहां किसी वेब पेज का हुलिया या मैसेज बदल दिया गया, और बाकी बचे 17% अन्य छोटे-मोटे ऑपरेशंस थे। मतलब साफ है, तब तक सारा फोकस सिर्फ शोर मचाने और डिसरप्शन पर था, किसी डीप फिजिकल डैमेज पर नहीं। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, ऑपरेशन ब्लैकआउट 2026। लेकिन 27 अप्रैल को ये गेम बिल्कुल बदल गया। हैकशन ने एक बहुत ही बोल्ड स्लोगन दिया, रेवोल्यूशनाइज इंडियन हैक्टिविज्म। उन्होंने ऑपरेशन ब्लैकआउट 2026 लॉन्च करने की घोषणा की और दावा किया कि उन्होंने एक ऐसा नया फ्रेमवर्क डिप्लॉय किया है जो अब सीधे तौर पर क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्टिवली टारगेट कर रहा है। और यहाँ फिगर्स पर नजर डालें तो 400 से ज्यादा। हैकशैन का दावा था कि उन्होंने एक ही ऑनगोइंग ऑपरेशन में पाकिस्तान के 400 से ज्यादा इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स को एक साथ निशाना बनाया है। एक ही ऑपरेशन में इतने मैसिव स्केल पर क्रिटिकल सिस्टम्स को टारगेट करने का ये दावा वाकई में ग्राउंड ब्रेकिंग और काफी अलार्मिंग है। और इन हमलों की स्पीड, एक और सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक साइबर फोर्सेक्स नाम के एक प्रो इंडियन ग्रुप ने एक पाकिस्तानी डेटाबेस को महज 1.3 मिनट्स में ब्रीच कर लिया। ये क्लियरली शो करता है कि अब ऑटोमेटेड टूल्स और प्री एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज का इस्तेमाल कितनी खतरनाक रफ्तार से हो रहा है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, हैकिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। 400 सिस्टम्स को टारगेट करने का असल मतलब समझने के लिए इन इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स यानी ICS के बारे में बात करना जरूरी है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज और एनर्जी ग्रिड्स जैसे वाइटल फिजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये साइबर कॉन्फ्लिक्ट कंप्यूटर की स्क्रीन से निकलकर सीधे रियल वर्ल्ड फिजिकल मशीन्स के रिमोट कंट्रोल तक पहुंच चुका है। इन स्टेप्स को ध्यान से देखने पर समझ आता है कि ये सब मिलकर एक कितनी खतरनाक क्षमता में तब्दील हो जाते हैं। पहला स्टेप, उन पुराने ICS प्रोटोकॉल्स को एक्सप्लॉइट करना जिनमें बिल्ट इन सिक्योरिटी होती ही नहीं। फिर आता है मॉडबस कॉइल रीराइट मेथड्स का इस्तेमाल। इसे आसान भाषा में समझें तो अटैकर्स रिमोटली डिस्क्रीट आउटपुट्स यानी प्लांट के बेसिक ऑन ऑफ स्विचेस से छेड़छाड़ कर सकते हैं। और आखिर में ऐसे मॉड्यूल्स एक्टिवेट करना जिनका एकमात्र मकसद नुकसान पहुंचाना है। ये कल्पना करना ही काफी डरावना है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बाईपास करके किसी पावर प्लांट के स्विचेस को मैन्युअली बंद कर देना कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पर, रिटेलिएशन एंड काउंटर क्लेम्स। ऐसे जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में अग्रेसिव काउंटर क्लेम्स होना कोई नई बात नहीं है। एक तरफ हैकशन का दावा है कि उन्होंने 400 प्लस पाकिस्तानी ICS को टारगेट किया और गिलगित बाल्टिस्तान के हाइडल पावर स्टेशंस को ब्रीच किया। उसके ठीक ऑपोजिट पाकिस्तान साइबर फोर्स का क्लेम है कि उन्होंने सेंसिटिव इंडियन डिफेंस डेटा एक्सेस कर लिया है और एयरपोर्ट्स तथा रेलवे सर्वर्स को डिसरप्ट किया है।
ये आमने सामने का कंपैरिजन साफ दिखाता है कि दोनों तरफ से अनवेरिफाइड रिटेलिएशन क्लेम्स का स्केल आखिर कितना बड़ा है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट है जिसे बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता, लैक ऑफ वेरिफिकेशन। इन सारे दावों को ऑब्जेक्टिवली देखना और एक डिस्टेंस मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। सच्चाई ये है कि चाहे हैक्शन हो या पाकिस्तान साइबर फोर्स, किसी के भी इन नाटकीय दावों को अब तक किसी ऑफिशियल या इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ने वेरीफाई नहीं किया है। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस स्ट्रिक्टली उन क्लेम्स का विश्लेषण कर रहे हैं जो रिपोर्ट्स में सामने आए हैं। और आखिर में नंबर 5, द फ्यूचर ऑफ साइबर कॉन्फ्लिक्ट। चाहे ये स्पेसिफिक क्लेम्स पूरी तरह सच हों या फिर पार्शली एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा, एक बात तो बिल्कुल तय है, सिक्योरिटी पैराडाइम पूरी तरह शिफ्ट हो चुका है। फोकस अब क्लियरली डेटा थेफ्ट से हटकर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रप्ट करने पर आ गया है। गवर्नमेंट्स अब मजबूर हैं डिफेंसिव पोस्चर्स लेने पर, जैसे प्रिकॉशन के तौर पर स्टॉक एक्सचेंज एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना या क्रिटिकल ऑपरेटर्स को हाईली विजिलेंट रहने को कहना। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि ये इंसिडेंट्स दोनों तरफ के लिए एक मैसिव वेकअप कॉल है, और ये बायलैटरल ऑपरेशंस अब सीधे तौर पर ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे ये डिजिटल बैटलफील्ड्स और अदृश्य हमले हमारे रियल वर्ल्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना खतरनाक रूप ले रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, राष्ट्र इस इनविजिबल फ्रंटलाइन की रक्षा आखिर कैसे करेंगे? मॉडर्न जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट अंधेरे में बड़ी तेजी से इवॉल्व हो रहा है और इसका असर सीधा फिजिकल दुनिया पर पड़ रहा है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए शुक्रिया, और ये आखिरी सवाल यकीनन सभी के लिए गहराई से विचार करने योग्य है।